वेलकम टू जुड़े आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसा आप टाइटल देख पा रहे होंगे, इकोनॉमिक्स के तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे एंड देन हम धीरे धीरे करके उन चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो अगर आप उत्तराखंड से हैं और आप हमारे चैनल में जय जुड़े हैं उत्तराखंड वाले चैनल में, तो आप जाके जरूर जुड़ें। आप जाके टेलीग्राम पर टाइप करें UKPSC11 आप टाइप करिए और आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होंगी, जॉब नोटिफिकेशन होगी, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और आप जुड़े का जो मेन चैनल है वो भी ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह PDF वगैरह सारी यहीं पे प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप जाके जरूर जुड़ें। अगर आपको कोई क्वेरी सजेशन आप लोग मुझे पूछना चाहते हो, आप जुड़ना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये मेरा यूज़र ID है, आप इसे मुझे फॉलो कर सकते हो कि ना। ये तीसरा लेक्चर है इकोनॉमिक्स का और आपके जितने भी प्रीलिम्स तक ले जितनी भी चीज़ होंगी सारी इसमें हम कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। ओके, सो ये तीसरा पार्ट है और आप चलते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसे हमने पीछे बात कर लिया था टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है ना। टाइप ऑफ इकोनॉमी के बारे में मैंने बात कर दिया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब आपको बताने वाला हूँ मैं, देखिए 1990 तक क्या हुआ दोस्तों। जो इंडिया की इकोनॉमी थी, थोड़ा सा बस आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, जो इंडिया की इकोनॉमी थी, है ना, इंडियन इकोनॉमी, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो थी, है ना, उसमें क्या हुआ दोस्तों। उसमें आया आपका, सुना भी होगा आपने, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे। अब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं मेरे भाई, ये होता क्या है, ये आपके व्यापार करने के लिए, ट्रेड मतलब इंपोर्ट। आप अपने रुपी दे के थोड़ी खरीदोगे चीज़ें, रुपी दे के खरीदोगे किसी दूसरे देश से, इंपोर्ट करोगे, ट्रेड करोगे, नहीं, रुपी थोड़ी चलेगा, डॉलर चलेगा भैया। डॉलर की रिक्वायरमेंट है आपको। तो हमारे पास जो फॉरेन ट्रेड रिजर्व होगा, ठीक है, वो सिर्फ 1990 में दोस्तों जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे हमारे पास, जो कि अभी आपने सुना होगा कि इंडिया के पास मोदी ने बहुत ही वो कर दिया, अप्रॉक्सीमेटली 616 बिलियन के आसपास, 616 बिलियन डॉलर के पास हमारे सबसे हाईएस्ट अभी तक का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो आ गया है हमारे पास। तो लोग बोलते हैं कि मोदी के टाइम पे आपके इतने रिजर्व हो गए। तो उस समय हमारे पास, अब मैं 1990 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मोदी के टाइम पे 616 या 616 बिलियन डॉलर के आसपास हमारे पास क्या है, बिलियन डॉलर, ठीक है ना, क्या हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। मतलब हमारे पास, अगर मैं अभी जो बताऊं कि अप्रॉक्सीमेटली 16 से 18 महीने हमारे पास हम सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं, इतना पैसा है। हम अगर एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते तो 16 से 18 महीने, 18 मंथ हम केवल इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रेड कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। हमारे बिना किसी प्रॉब्लम के 16 से 18 महीने तक हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, इतना पैसा है अभी इंडिया के फॉरेन रिजर्व में, ये है, ठीक है ना। तो उस समय क्या कंडीशन थी 1990 में, इंडियन इकोनॉमी क्या थी हमारी, जो थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। अब मैंने शायद आपको क्लोज्ड इकोनॉमी ना पढ़ाया हो, तो उससे पहले मैं आपको क्लोज और ओपन समझा देता हूँ कि दो टाइप की इकोनॉमी होती हैं, क्योंकि मैंने कवर अप नहीं किया, तो उसको, इस बात को अभी यहाँ पे छोड़ो और आप आ जाओ क्लोज्ड इकोनॉमी और होती है ओपन इकोनॉमी। देखो भाई, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या हुई, इकोनॉमी क्या हुई दोस्तों। देखो, क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जो कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करती, नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, जहाँ पे कोई भी व्यापार, ट्रेड नहीं होता है, कोई भी व्यापार नहीं होता, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जहाँ पे कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, कोई भी व्यापार नहीं होगा, वो कहलाती है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे इंपोर्ट होगा, आयात होगा और निर्यात होगा, उस चीज को हम बोलते हैं क्या, ओपन इकोनॉमी। तो 1990 तक जो हमारी इकोनॉमी थी दोस्तों, वो थी क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी थी दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे व्यापार नहीं होता। अभी धीरे धीरे आपको ना पूरी इकोनॉमी समझ आएगी, जब तक आप जिस दिन मैं आपकी लास्ट क्लास खत्म करूंगा ना, उस दिन आपका देखना, आपका एक सेंस बन जाएगा इकोनॉमी के बारे में, ठीक है ना, और आप अच्छे से डिस्कशन भी कर सकते हो। तो इम्पोर्ट और जो एक्सपोर्ट था वो नहीं होता था हमारा।
और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता था तो इससे क्या हुआ दोस्तों, हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे वो क्या होने लग गए, धीरे धीरे कम होने लग गए। अब जब हमारे धीरे धीरे हमारे क्या होने लग गए, रिजर्व कम होने लग गए दोस्तों, तो मात्र 3 हफ्ते के लिए, 3 वीक के लिए ही हमारे पास क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था, जिससे हम कुछ चीज को इंपोर्ट कर सकते थे। इतना ही पैसा बचा था सिर्फ, और हमारा देश उसके बाद पूरा हो जाता कंगाल, जैसे हो चुका अभी पाकिस्तान। ठीक है, अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं रहेंगे तो हमारा देश कोई भी इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंपोर्ट नहीं कर पाएगा तो देश में धीरे धीरे करके क्या आने लग जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आप इंपोर्ट करते हो, है ना, जैसे आप तेल इंपोर्ट करते हो, बहुत कुछ इंपोर्ट करते हो आप। तो अगर आप इंपोर्ट नहीं करोगे दोस्तों, आपके फॉरेन रिजर्व ही नहीं है, तो आप क्या होगा, फॉरेन रिजर्व में तो आप कुछ इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, और इंपोर्ट नहीं कर पाओगे तो सोचो क्या हाल हो जाएगा। फिर आपके देश में वो चीज़ आ ही नहीं रही है जो आपके देश में उत्पाद होती ही नहीं है, तो कितनी महामारी आ जाएगी। तो ये आगे बहुत कंडीशन खराब, क्योंकि आपके पास बचा नहीं था पैसा। फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज थे 1990 में। फिर उस समय आपके पता नरसिम्हा राव थे आपके पीएम, नरसिम्हा राव थे आपके पीएम, और नरसिम्हा राव थे आपके पीएम, और आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। तो नरसिम्हा राव गए आपके मनमोहन सिंह के पास कि भैया क्या करना है, अपने पास तो 3 हफ्ते का क्या बचा है, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज बचा है। तो मनमोहन सिंह ने बोला कोई बात नहीं, चलो भाई आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास चलो, वहाँ से हम लेकर आएंगे लोन, वहाँ से मांगेंगे पैसे। आईएमएफ ने बोला कि भाई हम तुम्हें लोन तो दे देंगे हम आपको, लेकिन आपको कुछ रूल और हम वो करना पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, रूल और रिकमेंडेशन दिए, बेसिकली रिकमेंडेशन दिए। इन्होंने क्या बोला, भैया हम आपको रिकमेंडेशन देंगे, आपको अपने देश में रिकमेंडेशन क्या करनी है, फॉलो करनी है रिकमेंडेशन। इन्होंने कुछ बातें बताई। सबसे पहले आईएमएफ ने बोला कि भाई एक तो आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, ओपन इकोनॉमी करो। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है दोस्तों, क्या करो, उसे खोलो, व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो। तो हमारा बहुत सारा, आपने सुना भी होगा, गोल्ड के बदले हमें मिला लोन। हमने अपना देश का सोना गिरवी रखा, और गिरवी रखा हमारे देश का सोना, यहाँ से प्लेन भर भर के ले गए सोना। उस समय आपका भर भर के सोना लिए, सोना के बाद हमें लोन मिला, और तब आया आपका नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह मॉडल आया। इस मॉडल में क्या क्या है दोस्तों, इस मॉडल में ये बात हुई कि इन्होंने 3 चीज़ें निकाली गई। एलपीजी निकाली इन्होंने, क्या निकाली, एलपीजी गैस निकाली, एलपीजी। ठीक है, यहाँ पे एलपीजी मॉडल था, बेसिकली एलपीजी मॉडल क्या है दोस्तों, पहला आता है लिबरलाइजेशन आया, फिर आया आपका प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन आया, फिर आप आया ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, हम आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसे हम हिंदी में शायद से बोलते हैं वैश्वीकरण। प्राइवेटाइजेशन को आप जानते होंगे, और लिबरलाइजेशन को बोलते हैं उदारीकरण। अब मैं समझाता हूँ इनका मतलब क्या है। पहले तो प्राइवेट को क्या बोलेंगे, हम प्राइवेट ही बोलेंगे, होप्स आपको पता होगा। ठीक है ना, मैं जो हिंदी में बताता हूँ, ग्लोबलाइजेशन को बोलते हैं वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन को बोलता है उदारीकरण, और प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट करना चीज़ों को। ठीक है, प्राइवेट के लिए वो करना। तो अब मैं इनका समझाता हूँ, इन्होंने ये मॉडल निकाला, और यहाँ पे से हमारी इकोनॉमी क्या हुई, थोड़ा सा ओपन हुई। ठीक है, ओपन हुई, और यहाँ पे से धीरे धीरे करके हमारी इकोनॉमी ने क्या करने लगा, ग्रो करने लगा। तो पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। 1990 में इंडियन इकोनॉमी के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व केवल 3 हफ्ते के बचे थे, और हमारा देश आने वाला था कंगाल की श्रेणी में। तो उस समय जो हमारे पीएम थे उनका नाम था नरसिम्हा राव गए मनमोहन सिंह के पास, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। मनमोहन सिंह ने बोला आईएमएफ के पास जाएंगे, और आईएमएफ के पास लोन का आग्रह करेंगे। आईएमएफ ने कहा हम तुम्हें लोन तो जरूर दे देंगे, लेकिन एक और रिकमेंडेशन देखिए भैया, आपको अपनी इकोनॉमी क्या करनी पड़ेगी, ओपन करनी पड़ेगी, आपको लिबरलाइज करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है ना, खुलना पड़ेगा, उदारीकरण करनी पड़ेगी। उदारीकरण करने के लिए इन्होंने एक मॉडल निकाला जिसका नाम था क्या, एलपीजी। उनकर आईएमएफ के रिकमेंडेशन को फॉलो किया, और आईएमएफ के रिकमेंडेशन को फॉलो करने के बाद एक नरसिम्हा और पीबी मॉडल आया, जिसको बोलते हैं एलपीजी मॉडल। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है
यहाँ की गवर्नमेंट ने बोला लिबराइज, क्या उदारीकरण, मतलब उदारीकरण मतलब क्या, क्या अब बोलोगे अब उदारीकरण क्या है। तो दोस्तों उदारीकरण का मतलब है कि यहाँ के जो रूल एंड रेगुलेशन है ना, उसमें आपको ढील दी जाएगी। क्या देंगे, ढील देंगे। मतलब अगर आपको कोई कंपनी सेटअप करनी है, इफ़ यू वांट टू सेटअप अ कंपनी, है ना, आपको सेटअप करनी है कोई भी कंपनी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी भाई आपको बहुत ही क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, है ना, विदाउट मच रिस्ट्रिक्शन, विदाउट मच रिस्ट्रिक्शन हम आपको यहाँ पे क्या करेंगे, हर चीज़ प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप अपना बिजनेस को सेटअप कर पाओ। तो हम मतलब क्या करेंगे, लिबरलाइज करेंगे अपनी पॉलिसी में, क्या करेंगे, लिबरलाइज करेंगे। हम स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं रखेंगे, कोई कठोर नीति नहीं रखेंगे जिसको आपको बिजनेस करने में कोई दिक्कत हो। हम एक लिबरलाइज पॉलिसी लाएंगे जिससे आप क्या करो, अपना बिजनेस को अच्छे से सेटअप कर पाओ। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या क्या, प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन लोगों को भी क्या दिया कि प्राइवेट वो कर लो। जितने पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ने हर चीज होल्ड करके रखी थी। ठीक है, गवर्नमेंट ने, देखो गवर्नमेंट क्या, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने जितनी भी चीजें होल्ड करके रखी थी, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे क्या कर दिया, उनको प्राइवेट लोगों को भी देने लग गया, है ना, प्राइवेट लोगों को भी देने लग गया। जैसे एग्जांपल दूं, अभी स्पेस, पहले स्पेस की जो स्पेस में जाने वाली चीजें थी, जो स्पेस जा सकता था वो सिर्फ एक गवर्नमेंट, मतलब क्या जाती थी, उस देश की गवर्नमेंट वाली चीजें ही जा सकती थी। लेकिन अभी देखना आपने स्पेस एक्स जाने लग गया, प्राइवेट कंपनी को क्या मिल गया, स्पेस में जाने का वो मिल गया। उसी तरह जो प्राइवेटाइजेशन था, तो गवर्नमेंट के पास जो पब्लिक चीजें थी, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिलीज छोड़ना शुरू कर दी। कोई भी सेक्टर है जैसे, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइवेट को दे दो। ठीक है, जैसे अभी बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि भाई चलो पहले इस बात कर लेते हैं कि जैसे प्राइवेटाइजेशन, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेटाइज करना शुरू कर देती है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट को देना शुरू कर देती है। और प्राइवेटाइजेशन देने का कारण ये होता है कि एक तो गवर्नमेंट क्या होती है, उन चीज़ों को पकड़ नहीं पाती है, और दूसरा अगर उनका वेल अच्छे से क्या करना होता है, उनका डेवलपमेंट करना होता है, तभी प्राइवेटाइजेशन ही बेटर होता है। ठीक है ना। तो अभी जैसे आपने सुना होगा, कई बार बोलते हैं रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया। तो ये वो लोग बोलते हैं दोस्तों कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया जो लोग पढ़ते नहीं हैं, जिनके दिमाग में ज्ञान नहीं है। रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया गया है, एक बात ध्यान, रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया गया है। तो प्राइवेटाइज किसको क्या चला है, तो यहाँ पे इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये यूनिट को क्या किया गया, प्राइवेटाइज किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेलवे के, उनको प्राइवेटाइज किया, ना कि रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया है। रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया, उसकी जो एक यूनिट होती है क्या, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको प्राइवेट किया गया। अब उसको प्राइवेट किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे आपके रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन का देख रखाव के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या, मैन्युफैक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, रेलवे के जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म्स हो गया, उनकी देखभाल करना, उन पे सफाई रखना, ये चीज़ें प्राइवेटाइज की गई हैं। पहले ये गवर्नमेंट करती थी, अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वो सब कंट्रोल दे दिया किसके हाथ में, प्राइवेट पे। तो इन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन भी देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन हो गया, पॉलिसी में उदारीकरण करना ताकि कोई अपना बिजनेस सेटिस्फाई कर पाए। प्राइवेटाइजेशन करना जब गवर्नमेंट के हाथ में, पहले क्या था, पब्लिक में था। जैसे मैंने आपको बता दिया कि रेलवे का क्या था, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट जो थी, अब गवर्नमेंट ने वो प्राइवेट को दे दी। तो गवर्नमेंट अब प्राइवेट क्या करेगा, उसमें काम करेगा, उसमें लोगों को हायर करेगा। ठीक है ना, वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे करके जो प्राइवेट कंपनी होंगी वो हिस्सा लेंगी, पब्लिक जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था उस पर जाएंगी और अपना काम करेंगी। ठीक है ना, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइज किया। और तीसरी चीज इन्होंने जो की थी वो क्या की थी, ग्लोबलाइजेशन की थी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण। ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या है, वर्ल्ड के साथ व्यापार करना, ट्रेड करना, है ना, दूसरे देशों के साथ क्या करना, दूसरी कंट्रीज के साथ व्यापार करना, दूसरी कंट्री के साथ क्या करना, व्यापार करना। वहां से व्यापार करेंगे तो क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, पैसे का लेन देन होगा, जिससे हुआ। तो ये तीन बेसिकली उन्होंने क्या थी, एलपीजी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तीन चीजें का फॉर्मूला इन्होंने लिया था 1990 में, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या हुआ, दोस्तों, आपके धीरे धीरे इकोनॉमी क्या होने लगी, ग्रो होने लगी। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि एक और चीज़ थी, आपने कई बार अगर आप टीवी वगैरह न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट डी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है। डी इन्वेस्टमेंट
डी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा करें। तो डी इन्वेस्टमेंट है क्या? डी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है दोस्तों? डी इन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ठीक है। ये प्राइवेटाइजेशन क्या है? अब प्राइवेटाइजेशन क्या समझा कि गवर्नमेंट के पास जो पब्लिक चीजें, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी चीजें धीरे धीरे करके किसको देने लग जाती है? प्राइवेट कंपनियों को देने लग जाती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? डी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो कई बार अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डी इन्वेस्टमेंट क्या है, तो डी इन्वेस्टमेंट है कि पब्लिक की जो पब्लिक सेक्टर जो है वो क्या करती है, बाय शेयरिंग द, ये क्या करती है गवर्नमेंट क्या करती है, तो सेल कर देती है पूरा का पूरा, या कुछ शेयर गिफ्ट करती है। शेयर गिफ्ट मतलब शेयर बेचती है, सोल्ड करती है, सेल करती है। जो शेयर रहते हैं उनको सेल कर देगी या फिर पूरी की पूरी सेल कर देगी, किसको? प्राइवेट कंपनी को। दिस इज कॉल्ड द डी इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपसे कई बार पूछा जाए या आपने कहीं पढ़ा हो डी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, तो डी इन्वेस्टमेंट का है कि पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट या तो बेच रही है या तो फिर उसके शेयर बेच रही है, आप उसको इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। और मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दे दिया किसका? रेलवे का। जैसे आपने सुना होगा कि रेलवे बेच दी, रेलवे बेच दी, तो रेलवे नहीं बेची, रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करी है, वो यूनिट का क्या कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसको? प्राइवेट को। अब प्राइवेट उसमें काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं, खुद ने कंट्रोल करके अब प्राइवेट को दे दिया, तो प्राइवेट उसमें काम करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मैंने बता दिया, अपनी पॉलिसी वगैरह में क्या करना, इतनी उदार वाली नीति रखना कि अपना बिजनेस सेटिस्फाई है। बेसिकली लाइसेंस देना किसी को, ठीक है ना, लाइसेंस देना, लाइसेंस देना किसी को, ठीक है, किसी को लाइसेंस देना, इजी करना, ताकि वो अपना बिजनेस सेटिस्फाई। ग्लोबलाइजेशन, विश्व के साथ व्यापार करना। होप सो आपको ये बात आ गई होगी, ठीक है। और अगर आपसे मैं ये बात करूं, क्या दोस्तों, क्या बात करूं, अगर मैं ये बात करूं कि 1990 के बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो बनी आपकी क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 1990 से पहले क्या थी? 1990 से पहले क्या थी? तो आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट, है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो सारा कंट्रोल था ना वो गवर्नमेंट के पास था, सारा का सारा कंट्रोल था गवर्नमेंट ने, तभी तो लिबरलाइज की, तभी तो प्राइवेटाइजेशन की। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये आपका पूरी की पूरी हमने इकोनॉमी के बारे में बता दी। अब बात करते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अगर इकोनॉमी के बारे में बात करना चाहूँ कि मैं बोलूँ कि भाई जो इकोनॉमी है हमारी, उसको हम सेक्टर में भी क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तीन में। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। इकोनॉमी को अब हम सेक्टर के टर्म में देख रहे हैं, अभी हमने इकोनॉमी को उसमें बांटा था, ठीक है ना। अब हम सेक्टर के बेस में सेकेंडरी, द्वितीय, और एक होता है टर्सरी, तृतीय। प्राइमरी इकोनॉमी क्या होती है, सेकेंडरी इकोनॉमी क्या होती है, और टर्सरी इकोनॉमी क्या होती है, ये तीन चीजें हम देखने वाले हैं। तो चले देखते हैं। देखो, प्राइमरी जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों? बेसिकली आप जो रॉ चीजें होती है, रॉ चीजें, ठीक है, ओके। तो जो भी रॉ चीजें रहती हैं, जो हम डायरेक्टली किससे लेते हैं? नेचर से लेते हैं, नेचर से, ठीक है ना। जो डायरेक्टली हम क्या लेते हैं? नेचर से निकाल के हम वो एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है ना। जो हमारी इकोनॉमी रहती है, जो हमारा सेक्टर रहता है, बेसिकली इसमें क्या होती है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं? नेचर से चीजें ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक्टिविटीज होती हैं, है ना, इसमें जो एक्टिविटीज होती हैं, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि हम डायरेक्टली करते हैं नेचर से चीजें, डायरेक्टली रॉ चीजें ले लेते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं फिर, है ना, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब आप बोलोगे सर कैसे बताया आपने, क्या क्या होती हैं? तो मैंने कहा देखो भाई, आप दूध निकाल रहे हो गाय से, तो वो कहाँ से? नेचर से, है ना। तो वो क्या हो गया? आपके प्राइमरी सेक्टर में आ गया। तो बेसिकली एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर आप सीधे जमीन में बीज बोते हो, वो एक पेड़ बन जाता है, तो वो क्या हो जाता है? एग्रीकल्चर में आएगा, वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। फिशिंग, मत्स्य पालन, ठीक है, फिशिंग हो गई। आप क्या करते हो? नदी में जाते हो, मछली पकड़ के आते हो, उसे मार्केट में बेचते हो, तो ये क्या हो गया? रॉ हो गई, नेचर से डायरेक्टली आपको मिल रहा है, तो ये क्या होगी? प्राइमरी सेक्टर हो गई, है ना। आप क्या हो गया? माइनिंग, जो रॉ चीजें हैं, आपने क्या करने का? कोयला निकाला, फिर कोयला बेचा आपने, तो कोयला क्या हो गया? डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है? नेचर से आ रहा है। तो नेचर से जो चीजें आपको मिल रही हैं वो सारी की सारी क्या है? रॉ चीजें। तो ये डायरेक्टली क्या होंगी? जो आपको जो भी चीजें नेचर से मिलेंगी वो होगी प्राइमरी सेक्टर में आएगी। दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई? होप सो, ठीक है ना। और एक और चीज आप लिखोगे, ये बेस फॉर्म है, बेस फॉर, ठीक है, बेस फॉर अदर प्रोडक्ट। ये क्या होता है? बेस होता है। जैसे एग्रीकल्चर में कहता हूँ जूट या कॉटन, सपोज कॉटन कहाँ से निकला? नेचर से निकला।
अब कॉटन ने क्या किया, आपने कॉटन को पकड़ा और कॉटन को ले गए फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में बनाया आपने क्या, कपड़ा, क्या बना दिया, क्लॉथ बना दिया। फिर आके आपने क्लॉथ को बेच दिया। तो कॉटन क्या है, कॉटन निकला नेचर से, तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। लेकिन आपने यहाँ फैक्ट्री में लगाया, फिर क्लॉथ को बेचा, तो ये आपका क्या हो गया, ये अलग सेक्टर का। तो मतलब यहाँ पे ये बाद में बात करेंगे अभी, लेकिन ये कॉटन जो है ये अदर, यहाँ देखो कपड़ा बनाने के लिए किसकी जरूरत है, कॉटन की। तो कॉटन आपका रॉ मटेरियल है जो नेचर से मिल रहा है, और जो बाकी क्लॉथ वगैरह बन रहा है वो नेचर का यूज करके आपने फैक्ट्री से की हेल्प से इसको बिल्ड किया है। तो बेसिकली क्या है, ये बेस है। मतलब अगर प्राइमरी सेक्टर ना हो तो आपका ना सेकेंडरी सेक्टर बिल्ट होगा, ना आपका टर्सरी सेक्टर बिल्ट होगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, इट इज़ अ बेस फॉर द ऑल अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये बेस है, और यही प्राइमरी सेक्टर से ही आप चीज़ें लेके सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में जाते हो। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सेक्टर क्या होता है, बेसिकली पूरा का पूरा क्या होता है दोस्तों, पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, आपके नेचर पे डिपेंड करता है, आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो हम इसे बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर भी इसको कहा जाता है, अलाइड सेक्टर। और जो लोग इसमें जो आपके प्राइमरी सेक्टर है ना दोस्तों, इसमें जो लोग काम करते हैं, आपके प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं रेड कॉलर जॉब। ये कैसी जॉब होती है, रेड कॉलर जॉब। ये कई बार पूछा भी जाता है कि भाई रेड कॉलर जॉब कौन से सेक्टर में काम करती है। तो रेड कॉलर जॉब जो होती है वो होती है प्राइमरी सेक्टर में, इस बात का ध्यान रखना। और इनको रेड कॉलर जॉब कहता है ड्यू टू आउटडोर वर्क, क्योंकि कोई भी काम, इनमें से कोई भी काम ऐसा नहीं है दोस्तों जो घर बैठ के आपको किसी एसी के नीचे आप बैठ के कर सकते हो। मछली पकड़ना है आपको बाहर जाना पड़ेगा, माइनिंग करना है आपको बाहर जाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर आपको बाहर जाना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं हो कि एसी रूम में बैठ के आप सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को कर लो। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है। ओके, तो इस इनका आउटडोर का काम होता है, इसलिए इसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसके बारे में दोस्तों, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्टर देखो, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, और इसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर। इस इंडस्ट्री सेक्टर में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो इंक्लूड होती है वो होती है इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या होती हैं, जहाँ पे क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल को लेके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना देते हैं, तो वो कहलाता है आपका क्या, सेकेंडरी सेक्टर। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने प्राइमरी सेक्टर से चीज़ें ली और उस प्राइमरी सेक्टर से चीज़ें उठाकर, ठीक है ना, क्या कर दिया, आपका फिनिश प्रोडक्ट बना दिया। एग्जांपल जैसे मैंने कॉटन लिया, आपके प्राइमरी रॉ चीज़ है, और इससे बना दिया क्लॉथ। अब क्लॉथ में कुछ और चीज़ तो जोड़ोगे नहीं आप, ठीक है ना, अब इस क्लॉथ को आपको जाके बेचोगे। तो बेसिकली आपने क्या किया, रॉ मटेरियल उठाया और उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। तो यही कहलाता है आपका क्या, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, इस सेकेंडरी सेक्टर में दोस्तों क्या है, बेसिकली इसमें क्या है, इंडस्ट्रीज रिलेटेड है। ठीक है ना, ये बेसिकली इंडस्ट्रीज ही सेक्टर बोले तो ज़्यादा बेटर है। सेकेंडरी सेक्टर इसका नाम है, लेकिन हम बोलेंगे इंडस्ट्री सेक्टर है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज का ही रोल है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर से आपने चीज़ें उठाई फिनिश गुड में, तो यहाँ पे क्या आई होगी, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज। तभी तो कॉटन को आपने चेंज किया किस में, क्लॉथ में, तभी तो इसी वजह से तो कर पाया। तो यही क्या है आपका सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है ना, जो आपको क्या करे, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज कर दे, दैट पार्ट नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। ओके, तो ये वाली जो ये मतलब किस उसमें पार्ट कैसे पार्ट करती है, ये क्या करती है ना दोस्तों, ये मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर्स ऑफ गुड्स। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर ऑफ अ गुड्स रादर देन प्रोड्यूसिंग इट, ये प्रोड्यूस नहीं करती है, ये मैन्युफैक्चर कर देती है। ठीक है ना, ये इकोनॉमी में इस तरह से सपोर्ट करती है कि ये जो आपका क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस ना करके क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। उत्पाद नहीं करती है लेकिन बनाती है चीज़ें। एग्जांपल कैसे हो गया, ऑयल रिफाइनरीज हो गया। ठीक है, आपका मिल्स हो गया, टेक्सटाइल्स मिल्स हो गया। ठीक है, आपकी कार वाली कंपनी हो गई, लोहा तो ज़मीन से निकालते हैं, कार बना देते हैं।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। दैट इंडस्ट्रीज बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्री विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट्स। ओके, तो बेसिकली ये है। अभी मैं आपको और चीज़ें बताने वाला हूँ, तो आप कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए। तीसरी चीज़ आपकी आती है टर्सरी। क्या आती है? टर्सरी इकोनॉमी, सॉरी टर्सरी इकोनॉमी, टर्सरी सेक्टर। ठीक है, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या है? टर्सरी सेक्टर इज ऑल अबाउट द सर्विस। सर्विस सेक्टर, इसे हम सर्विस सेक्टर बोलेंगे। सर्विस सेक्टर क्या है? जो फिनिश गुड बना, फिनिश गुड बना मतलब सेकेंडरी सेक्टर से आप चीज़ें जोड़ी और सेकेंडरी सेक्टर से जो फिनिश गुड में आपको मिला। अब आपको बना ये कोलकाता में सपोज, ठीक है, कोलकाता में बना, लेकिन इसकी डिमांड है, इसको बेचना कहाँ है? दिल्ली में, दिल्ली में बेचना है। तो ये दिल्ली जाएगा कोलकाता से, जैसे कैसे जाएगा? या तो एयर से जाएगा या फिर आपका किसी ट्रक बस से जाएगा, ट्रक बस। तो ट्रक और बस ने इसको लेकर कहाँ छोड़ दिया? दिल्ली में छोड़ दिया इस प्रोडक्ट को। हमने प्रोडक्ट नहीं बनाया, बस हमने क्या किया, इसको बजा के छोड़ दिया। तो आपने यहाँ पे क्या दी? सर्विस दी। सर्विस आपने क्या दिया? सर्विस दी। आपने क्या दी? सर्विस दी। तो सर्विस इज ऑल अबाउट द टर्सरी, मतलब आप जब कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हो, है ना, तो आपका क्या होता है? उसे हम क्या कहते हैं? टर्सरी सेक्टर में कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप ये यूट्यूब चैनल देख रहे हो, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब में क्या कर रहा हूँ? स्टडी करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। आई एम टीचिंग यू एट द करो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको यहाँ पे एक सर्विस दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ मैं आपको? मैं आपको टीच तो कर रहा हूँ, ये टीच क्या हो गई? मेरी एक सर्विस हो गई। पर मेरा एम क्या है? ये मेरी सर्विस है, ताकि आपका क्या हो? वेलफेयर हो, आपका एग्जाम निकले। तो जो ये मेरी सर्विस हो गई ना, टीच, ये टीच जो है वो क्या हो गई? सर्विस हो गई मेरी। तो ये किस में आ जाएगी? टर्सरी सेक्टर में। आप किसी चीज़ में जो भी चीज़ क्या कर रहे हो, कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो किस में आती है? टर्सरी सेक्टर में आती है। जैसे इंडिया है, इंडिया करके कोई बाहर की कंपनी है, बाहर की कंपनी क्या बोलेगी इंडिया को, इंडिया की आईटी कंपनी को, कि भाई हमारा आप ये काम कर दो, ठीक है ना। तो इंडिया आईटी कंपनी क्या लेगी? उनसे पैसे लेगी। उस आईटी जो कंपनी है वो क्या लेगी? मनी लेगी, और उसके बदले इनको क्या कर देगी? सर्विस प्रोवाइड करा देगी, जो ये चीज़ बोल रहे हैं। तो दिस इज जो सर्विस है ना, ये आती है आपकी किसमें? टर्सरी सेक्टर। होप सो आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब धीरे से हम बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों। हमने समझ लिया, देखो हम यहाँ समझते हैं। देखो जो हम क्या करते हैं, सपोज हमने प्राइमरी सेक्टर है, फिर सेकेंडरी सेक्टर है, और फिर टर्सरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में हमें मिलती है रॉ चीज़ें, रॉ चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, ठीक है ना। ये हमें मिली नेचर से, ये हमें कहीं से कहाँ से मिली? नेचर से मिली। फिर इस रॉ चीज़ों को हमने गई सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में होता है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? इस रॉ मटेरियल को गुड्स में चेंज कर देती हैं, है ना। गुड्स मतलब सामान में चेंज करते हैं। अब ये गुड्स को हम क्या करते हैं? सर्विस में प्रोवाइड करा के इसको बेच देते हैं, या भेज देते हैं, वट एवर इट इज़। तो ये आ जाता है टर्सरी सेक्टर में, ठीक है। जो सर्विस हमने प्रोवाइड की, तो इसको हमने किधर भेजा? तो ये सर्विस जो आई, ये सर्विस कहाँ आई? टर्सरी सेक्टर में। कोई भी चीज़ जो होती है आप सर्विस प्रोवाइड कराते हो, वो आती है टर्सरी सेक्टर में। होप्स आपको ये बात समझ आ गई होगी। और जो टर्सरी सेक्टर में, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? टर्सरी सेक्टर में जब आप क्या करते हो? सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, तो इसमें जो लोग काम करते हैं दोस्तों, टर्सरी सेक्टर में जो काम करते हैं, उसे आप बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब। क्या बोलते हैं? वाइट कॉलर जॉब। पूछा जाता है कि इसमें टर्सरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को क्या क्या कहा जाता है, तो आंसर है वाइट कॉलर जॉब। और सेकेंडरी वाले को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब, ठीक है ना दोस्तों। ब्लू कॉलर जॉब हो गई आपकी सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है ना। और वाइट सेक्टर कौन सी? वाइट कॉलर जॉब होगी आपकी टर्सरी सेक्टर, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। और रेड कॉलर जॉब होगी आपकी प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले। अगर हम बात करें, मैंने आपको ये बताया कि सर्विस में होती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा जीडीपी के टर्म्स में। अगर मैं इन सेक्टर को देखूं दोस्तों, अगर मैं सेक्टर को देखूं जीडीपी के टर्म में कौन कैसे सपोर्ट कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम जीडी के टर्म में बात करें इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो जीडीपी के टर्म में है वो सर्विस सेक्टर। मतलब हम सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में क्या करते हैं? जीडीपी हमारा जो ग्रॉस वैल्यू, ठीक है, जो हमारा ग्रॉस वैल्यू है आपका सबसे ज़्यादा है सर्विस सेक्टर में। फिर कौन करता है आपका? दूसरा आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, मतलब आपकी इंडस्ट्रीज, ठीक है। आपकी जो इंडस्ट्रीज होगी, जो आपका हो गया। फिर आता है लास्ट में आपका प्राइमरी सेक्टर।
इसका मतलब क्या है, अगर मैं देखना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा आपको जो जीडीपी में हेल्प करता है वो इंडिया के लिए वो करता है टर्सरी, है ना, फिर आता है आपका सेकेंडरी, फिर आता है आपका प्राइमरी। ठीक है, अगर आपकी बात करूँ मैं 2020 से 2021 तक के लिए, 2020 से 2021 के लिए जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूशन करता है, हमारा कंट्रीब्यूशन इन अवर जीडीपी, हमारे जीडीपी में कितना करता है, तो 53.89% जो है फॉर द 2020, ये आपका फैक्ट जो है 2020 से 2021 तक के लिए। तो कंट्रीब्यूशन कितना करता है, 53.89% कितना करता है, ये टर्सरी सेक्टर जो है हमारा जीडीपी में हेल्प करता है। सेकेंडरी सेक्टर कितना है दोस्तों, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो करता है 29.73%। ठीक है, और जो ये 2020-21 का डेटा है, ठीक है ना, और जो आपका प्राइमरी है वो करता है 15.87%। ये जीडीपी के बारे में बात कर, हेल्प इन अवर जीडीपी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कौन से सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं भाई, है ना, तो हमारा देश कैसा है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं वर्किंग फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वर्किंग फोर्स मतलब कौन सा सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा इंगेज्ड कौन सा सेक्टर है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा प्राइमरी में है, फिर आपका किस में, फिर आपका सेकेंडरी में, और फिर आपका टर्सरी में। तो प्राइमरी में कितने लोग हैं, अप्रॉक्सीमेटली 53% ऑफ द कंट्री इज इंडल्ज इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या है, इंडल्ज है, खुद को मतलब काम करते हैं। सेकेंडरी में जो करते हैं वो काम करते हैं 29% और टर्सरी में करते हैं 18%। तो सोचो 18% लोग जो हैं दोस्तों वो काम करते हैं किसमें, मतलब 18% लोग देश की जीडीपी में कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, 53.89%, है ना, 29% के आसपास दे रहा है। और जो प्राइमरी सेक्टर है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं 53%, वो हमारे जीडीपी में सिर्फ 15% ही हेल्प करता है। ठीक है ना, इस बात को आपको समझना होगा, आप ये चीज़ें ध्यान रखोगे। ठीक है ना दोस्तों, होप सो आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी और आपको समझे भी होंगे। ओके, यही सब लिखा हुआ है जो मैंने इंग्लिश के बच्चों के लिए जो मैंने आपको समझा दिया कि प्राइमरी सेक्टर वरना डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करता है, जैसे फॉरेस्ट्री वगैरह हो गया। सेकेंडरी सेक्टर हो गया जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं, कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिनिशिंग गुड्स। ठीक है ना, किसमें प्रोडक्शन है, किसका प्रोडक्शन एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिनिश गुड्स, उनको सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। ठीक है ना, एंड ऑल काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉल इन द सेक्टर ऑफ दिस इकोनॉमी। कोई भी आप बना रहे हो चीज़ें, प्रोसेसिंग कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, सारी चीज़ें में आता है। टर्सरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर इज ऑल अबाउट द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर वो करते हैं, ठीक है ना, जैसे बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं था कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है ना, एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड द टर्सरी सर्विस सेक्टर। ओके, ठीक है ना, अभी आप बात तो समझ गए। ठीक है ना, ये इतनी बात समझिए। तो अब एक चीज़ समझो, जो यूएस है मेरे दोस्तों, जो यूएस है वो सबसे ज़्यादा अपनी जो उनकी इकोनॉमी चलती है वो चलती है सेकेंडरी सेक्टर से। जो चाइना की है, चाइना की जो इकोनॉमी है वो चलती है सेकेंडरी सेक्टर से। ठीक है, इंडस्ट्रीज। और इंडिया की इकोनॉमी चल रही है भैया प्राइमरी से। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, हम ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज़ करके अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 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 अब समझो, जो मोदी जी हैं, मोदी जी हो गए हैं बहुत ही बेहतरीन इंसान। ठीक है ना, अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी चाहते हैं कि जो इंडिया है वो प्राइमरी सेक्टर से हटकर सेकेंडरी सेक्टर का जोड़, हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, मोदी जी चाहते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा दो जाए, मतलब इंडस्ट्रीज़ बनाओ या फिर इंडस्ट्रीज़ को क्या करो, ग्रो करने में हेल्प करो। उनका मोटो यही है, वो चाहते हैं कि क्या करें, आप कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी निकाले हैं। ठीक है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने सुना होंगे, मेक इन इंडिया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे मेक इन इंडिया अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ है इंडिया। ठीक है ना, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की वजह से। तो आप ये सब चीज़ें न्यूज़ में आती रहती हैं, आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, जो स्कीम्स वगैरह होंगे। ठीक है ना, तो जो मोदी जी हैं, मोदी जी क्या करना चाहते हैं, आके इंडियन इकोनॉमी जो हमारा जो डिपेंड करती है प्राइमरी सेक्टर से, उसे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे चाइना की है ना, चाइना की वैसे ही। तो सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं मोदी जी, एक तो जो बाहर की कंपनियां उनको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लिबरलाइज करेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट वो देंगे। ठीक है ना,
एटमॉस्फेयर देंगे जिससे आप अपनी कंपनी को सेटिस्फाई कर पाओगे, या फिर कोई ऐसी स्कीम्स लेके आ रहे हैं जिससे गवर्नमेंट धीरे धीरे जो हमारा प्राइमरी सेक्टर्स पे ना होके वो सेकेंडरी सेक्टर है जैसे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो लोग क्या कर लेते हैं, लोग बोलते हैं कि मोदी चाहते हैं कि हम पकौड़े तले, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें होती हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं कि पकौड़े तलो। मोदी जी बेसिकली पकौड़े तलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी चाहते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर से है वो सेकेंडरी सेक्टर की तरफ क्या हो, हमारा देश जाए, ठीक है ना। अगर आप जीडीपी की टर्म्स में देख पा रहे तो आप ये जीडीपी साफ साफ देख पा रहे कि भाई जो टर्सरी सेक्टर है वहाँ 18% लोग काम करते हैं और आपका जो जीडीपी में हेल्प कर रहा है वो कितना कर रहा है, 53.89% काम कर रहा है, ठीक है। सर्विस सेक्टर में 29% हमारी वर्किंग फोर्स है, तो 29% ही आपको क्या कर रहा है, आपका क्या बोलते हैं, जीडीपी में हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे 53% लोग क्या हैं, आपके प्राइमरी सेक्टर में हैं, लेकिन जो जीडीपी में जो हेल्प मिल रही है वो मिल रही है 15.87% के आसपास, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखोगे, ये फैक्ट अपनी कॉपी पे आप छापोगे और ये अपना काम छापोगे, ठीक है। और ये एग्रीगेट इंडस्ट्री की, अच्छा इन्हीं के जो देखो टाइप ऑफ इकोनॉमीज है, एग्रीगेट इकोनॉमी जो देश प्राइमरी इकोनॉमी पे पूरा का पूरा डिपेंड रहता है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट इकोनॉमी। जो देश इंडस्ट्रियल इकोनॉमी उस देश को कहते हैं जहाँ पे जो सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, जो मैंने आपको बताया। और सर्विस इकोनॉमी उसे कहते हैं, जैसे यूएसए होगी, यूएसए क्या एक सर्विस इकोनॉमी है क्योंकि उसकी जो 50% ऑफ द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है ना वो सर्विस सेक्टर से आते हैं। और हमारी जो है ना वर्किंग फोर्स 50% ऑफ द वर्किंग फोर्स जो है हमारी वो किस में इंडल्ज है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में। जो प्राइमरी सेक्टर में इंडल्ज होगी उसे क्या बोलेंगे हम, एग्रीगेट इकोनॉमी, जैसे इंडिया की हो गई। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी किसे बोलेंगे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोलेंगे जो जहाँ के आगे जहाँ के लोग है ना क्या उसमें इंडल्ज होंगे, इंडस्ट्रीज वगैरह में इंडल्ज होंगे, जैसे चाइना। और सर्विस इकोनॉमी किसी हो गई जिसके जहाँ के देश की इकोनॉमी कंट्री 50% मोर देन दी इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज नोन एज सर्विस इकोनॉमी, जैसे यूएसए। ओके गाइस, तो बस ये टाइप है, उसी प्राइमरी वाली, सेकेंडरी वाली और टर्सरी वाली पे डिपेंड है, वो ये बात लिखी हुई है, ठीक है ना। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट दिखा देता हूँ, ये आपके है सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रीज जो हमारी है, ठीक है ना। सर्विस सेक्टर कैसे बता रहा है, जो मैंने आपको बता दिया, दिस इज प्राइमरी सेक्टर, है ना। इंडस्ट्रीज हो गया आपकी सेकेंडरी सेक्टर और आपकी टर्सरी सेक्टर। और यहाँ पे डेटा देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा कितना चीज़ें हमें वो कर रहा है। आप अपनी कॉपी पे अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, है ना। फैक्ट आंसर राइटिंग में ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे। यह अभी करंट का बता रहा हूँ मैं फॉर द 2020 और 2021 के लिए है। ये जो फैक्ट बता रहा हूँ मैं ये 2021 के लिए। लेकिन अगर आप देखना चाहो कांस्टेंट, जो हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो आप ये लोग देख सकते हो, ठीक है ना। ये 54% है हमारा, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, कि हर साल इतना रहता है। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लंबी हो गई, मैं भी थक चुका हूँ। ये सारी वीडियोस बना के 3-4 वीडियो एक साथ कंटिन्यूस बना के आपको अलग अलग दिन में ये वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सही हो नारा।